हेलो रिफ्रेशर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू डोमिनेशन सीरीज। क्योंकि ये डोमिनेट करने के लिए बहुत जरूरी है, हमें नीट के 2026 में डोमिनेट करना है। तो ये पीवाईक्यू सीरीज आपको बहुत बहुत फायदेमंद देने वाला है। इसमें हम लोग करने वाले हैं पिछले 20-21 साल के क्वेश्चन सॉल्व, और सिर्फ सॉल्व ही नहीं, हम उसको डिस्कस भी करने वाले हैं कि किस तरह से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन बनाई गई है और 2026 में से आप क्या सीख ले सकते हैं। अगर ये पीवाईक्यू डोमिनेशन सीरीज आपने नहीं अटेंड किया तो मानो बहुत बड़ा लॉस हो गया। ज्यादा सोचना नहीं है, पढ़ाई चलते रहनी है, कोचिंग्स चलते रहने हैं, और जिस तरह से आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो तो करते ही रहना है। साथ में डोमिनेशन सीरीज के साथ जुड़े रहना है, उससे आपके तैयारी में और 4 चांद लगने वाले हैं। क्योंकि ये डोमिनेशन सीरीज आपको आपकी मेहनत तक, आपकी ऊंचाइयों तक और नीट 2026 को पार करने के लिए ही बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डोमिनेशन सीरीज, जिसमें पहले साल में हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं 2005 से। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि अगर 20 साल माना जाए तो 2006 से 2025 का, बट ये एक बोनस साल हमने सोचा क्यों नहीं 2005 से हम शुरू करें। सो 2005 से 2025 साल तक के सारे क्वेश्चंस जितने बायोलॉजी में आज तक सीबीएसई, पीएमटी और नीट के फॉर्म पे पूछे गए हैं, हम वो इसी प्लेटफॉर्म पे इसी तरह से डोमिनेशन सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डोमिनेशन सीरीज में पहले साल यानी 2005 के सवाल। तो 2005 के सवालों में जाने से पहले बच्चों, मैं तुम लोगों को कुछ एक बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ये सवाल डिजाइन किए गए हैं। तो ये उन दिनों की बात है जब सीबीएसई, पीएमटी यानी सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया करता था। तो ये उस जमाने के सवाल है। हो सकता है कि कुछ सवाल जो है वो अभी आपके सिलेबस से एलिमिनेट हो चुके हैं या फिर कुछ पैटर्न बदल जा चुके हैं, कुछ तो इवन टॉपिक्स और साथ में उसके साथ साथ जो चैप्टर्स है वो भी हटा दिए गए हैं। लेकिन तब भी मैं यही बोलूंगी कि जो टॉपिक हट गए हैं, जो एलिमिनेट हो चुके हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देके जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न्स बदलते हैं, हर साल किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न्स बदलते हैं और किस तरह से हमें आगे की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले डोमिनेशन सीरीज में 2005 का ये सवाल जूलॉजी के पार्ट से है। So which of the following hydrolyzes internal phosphodiester bond in a polynucleotide chain? इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर हम देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हमें जरूरी होता है न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए आरएनए बनाने के लिए। सो डीएनए आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चेन होता है, और न्यूक्लियोटाइड चेन में जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो हम लोग कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, फॉस्फेट शुगर, उसके साथ साथ नाइट्रोजिनस बेस जैसे प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, और इनके बीच बनती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सबसे पहली बात तो किसके बीच में बनते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बनाए जाते हैं शुगर्स के बीच में, पेंटोज शुगर्स के बीच में, और दो लगातार शुगर्स के बीच में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डाइएस्टर बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो ये होता है बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। इससे न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए का बैकबोन बनता है। तो अब आते हैं कि अगर इसको ब्रेक करना है, हाइड्रोलिसिस यानी इसको अगर हमें ब्रेक करना है, तो अगर हमें इसे ब्रेक करना है तो फिर हमें सबसे पहले कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर होगा एंडोन्यूक्लिएज। क्यों एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि यहां पे कहा गया है इंटरनल, पर एक्सटर्नल कहा जाता। सपोज हमारे पास ये है डीएनए स्ट्रैंड, तो डीएनए स्ट्रैंड अगर ये रहा तो डीएनए स्ट्रैंड को अगर हमें इंटरनली ब्रेक करना होता है बच्चों, तो हम इसमें यूज करते हैं एंडोन्यूक्लियस। लेकिन अगर हमें ब्रेक करना है किसी भी एक एंड पे तो हमें यूज करना होता है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, सो अब एंडोन्यूक्लियस यानी इंटरनल
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जरूरी होता है। सो द आंसर विल बी फोर्थ आंसर, एंडोन्यूक्लियस। आई होप आप सभी को ये समझ में आया है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, अब जरूर हमें कमेंट पे ये बताइए कि आपको किस पॉइंट पे, कहां पे कोई दुविधा हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो हम जरूर उस चीज को ध्यान में रखेंगे। अपनी वीडियो में उस चीज को हम जरूर दोहराएंगे, जरूर से डिस्कस करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट्स, द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय some bacteria, algae, green plant cells, all bacteria, fungi and algae, algae, green plant cells, viruses, fungi and bacteria। बच्चों ये जो ट्रिक है इस सवाल में, वो सवाल का ट्रिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट में अगर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल देखा जाए तो होगा वो सेल्यूलोज। अगर हम सोचे तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होते हैं? क्या वायरसेस कभी प्रोड्यूस करेंगे? कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स, क्या वो प्रोड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं। और बैक्टीरिया, फंगाई एंड एल्गी, क्या सारे बैक्टीरिया, फंगाई एंड एल्गी कर सकते हैं? ये भी एक सवाल है। फंगाई, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी से अगर हम देखें तो कौन कौन इसे स्टोर कर सकते हैं? कुछ बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल, क्योंकि सारे बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही सारे फंगाई प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसीलिए आंसर विल बी फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनिमल्स हैव द इननेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेशन। भाग जाता है, शिकार बनना नहीं चाहता है, प्रेडेशन से वो आराम से भाग जाता है। एग्जाम्पल्स फॉर द सेम आर गिवन बिलो। नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल। तो इस चीज का जो इनकरेक्ट एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका सबसे अच्छा जो इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, आप लोग थोड़ा सोचो, बताओ क्या होता है इसका इनकरेक्ट एग्जाम्पल? So the answer will be enlargement of body size by swallowing air in the pufferfish। ठीक है, अब इस चीज में अगर हम आते हैं तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनिमल बिहेवियर का एक क्वेश्चन है जो शायद अभी हमारे सिलेबस से बाहर है। हम इस पे बहुत ज्यादा तो अभी ध्यान नहीं दे रहे, थोड़ा बहुत आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये बता देते हैं कि कलर चेंज इन कैमेलियन ये एक तरह का प्रोसेस है जिससे कि वो भाग सकते हैं अपने प्रेडेटर से। पॉइजन फैंग्स इन स्नेक, ये भी एक तरीका है जिससे स्नेक्स भाग सकते हैं अपने प्रेडेटर से। मेलानिज्म इन मॉथ्स, मेलानिज्म इन मॉथ्स अगर हम देखें तो मेलानिज्म इन मॉथ्स जो था वो भी एक तरह से तरीका था कि वो बर्ड से या फिर अपने प्रेडेटर से भाग सके। एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी साइज बाय स्वॉलोइंग एयर इन पफरफिश, ये कभी कभी वो इसलिए करते हैं ताकि वो फ्लोट हो सके, पफरफिश फ्लोट कर सकते हैं इनसाइड द वाटर, इसी वजह से। तो ये एक तरीका है, प्रिडेशन के लिए सिर्फ नहीं बना है। एनिमल्स हैव द इनेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम प्रिडेशन। एग्जांपल्स फॉर द सेम, जो इनकरेक्ट एग्जाम्पल होगा, मतलब प्रिडेशन के लिए नहीं है, वो फ्लोटिंग के लिए है, वो है एग्जाम्पल पफरफिश का। ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जाम्पल। Which of the following represents an ovule where the embryo sacs become horseshoe shaped and the funiculus and micropyle are close to each other? So अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। So क्वेश्चन नंबर 53, ये एक सीधा सीधा सा सवाल है जिसका आंसर होगा एम्फीट्रोपस। अब ये बहुत डिटेल्ड ओव्यूल सैक या स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल में दिया गया है। उसी में जो आंसर होगा करेक्ट वो है एम्फीट्रोपस। में भी अभी आप लोगों के सिलेबस में ये डिटेल में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम इस पे अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आते हैं एक और सवाल पे। 3 क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अगेन
ये भी चैप्टर अब हट चुका है आपके सिलेबस से। तो जब ये चैप्टर हट चुका है, इसका आंसर होगा व्हीट, राइस एंड मेज। ये स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का चैप्टर है, चैप्टर के पार्ट से लिया गया है बच्चों। पर ये अब चैप्टर जब कि नहीं रहा तो हम इस पे भी और ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। टेलोमरेज इज एन एंजाइम, टेलोमरेज इज एन एंजाइम which is RNA, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, रिपीटेटिव डीएनए, सिंपल प्रोटीन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, टेलोमरेज अगर एंजाइम है तो ये है क्या? इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। Order to find out the different types of gametes produced by a pea plants having the genotype AABB, it should be crossed to a plant with the genotype. To find out the different types of gametes produced by a pea plant having the genotype S, and it should be crossed to a plant with the genotype. तो अब हम इससे किसके साथ क्रॉस कर सकते हैं? सवाल ये है। अगर ये सवाल है find out the different types of gametes, A B B, ये है इस प्लांट का जेनोटाइप। तो सवाल ये है बच्चे कि AABB ये है इसका जेनोटाइप, ये किस तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है? अगर हमें ये पता करना है तो हमें एक खास तरह का क्रॉस इसके लिए करना होता है, जिसे हम कहते हैं बैक क्रॉसिंग। तो बैक क्रॉसिंग को जानने के लिए हमें क्या करना होता है? बैक क्रॉसिंग करने के लिए हमें इसके होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म के साथ इसे क्रॉस करना होता है। दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, दो तरह के क्रॉसेस है। बैक क्रॉस करने से किसी भी जेनोटाइप में कौन कौन से तरह के गैमेट्स हैं हम ये पता कर सकते हैं। AABB which is a heterozygous condition, तो heterozygous condition, dominant heterozygous condition अगर है तो dominant है तो वो डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा अपने डोमिनेंट अलील को ही, लेकिन उसके अंदर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट है या होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट है, ये हमें अगर पता करना है, क्योंकि इसका फेनोटाइप जो होगा वो A के और B के द्वारा ही होगा। अब ये होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकता था, क्योंकि उस कंडीशन में भी इसका एक्सप्रेशन इसी तरह से आएगा। कोई भी जेनोटाइप वो या किसी भी ऑर्गेनिज्म का डोमिनेंट जब एक्सप्रेशन होता है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, हमें ये पता करने के लिए हमें बैक क्रॉस करना होता है उसके रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन के साथ। सो द आंसर विल बी AABB। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जो भी हो, सवाल तो ये है कि ये हमारे सिलेबस के बाहर है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि 2005 के सवाल है, जिनमें से काफी सारे चैप्टर्स तो हमारे हट भी चुके हैं और काफी सारे सवाल तो ऐसे हो गए हैं जो हमारे टॉपिक से भी हट गए हैं। अब जब वो सवाल ही नहीं रहे तो हम क्यों उन पे अपना समय बर्बाद करें? हम उन सवालों को करते हैं जो चुनिंदा बहुत अच्छे सवाल हैं और वो बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला है हमें। तो आते हैं इस पे। अकॉर्डिंग टू वाइडली स्प्रेड fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid, whereas lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statements are incorrect? कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है? तो इसमें से आंसर क्या होगा? Proteins can also undergo flip-flop movements. Many proteins remain completely embedded with the lipid layer. Proteins in cell membranes can travel within the lipid bilayer, and proteins can remain confined within contained domains of the membranes. So the answer will be the first one.
जिसमें हम ये मानते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन्स कैन नॉट अंडरगो द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड द फंगस विद इन अ लाइकन। द फंगस, ओके, ये एक इंटरेक्शन या रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फंगस का काम क्या है इसमें? तो फंगस जब लाइकन बना रही है एल्गा के साथ मिलके, तो उसका काम क्या है? प्रोवाइड्स फूड, इसके अलावा और क्या काम करता है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा, फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गा एंड रिलीजेस ऑक्सीजन फॉर द एल्गा। फंगस का काम क्या है? एल्गी का काम होता है न्यूट्रिशन देना। ओके, सो ये तो नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं। सो द आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन। फंगस का काम होता है प्रोटेक्शन एंड एंकरेज देना, एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा, ये काम करना। और एल्गी का काम होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना फंगस के लिए। सो ये दोनों काम करते हैं एल्गी और फंगाई, जिसे हम इस तरह का रिलेशनशिप कहते हैं जिसमें दोनों को फायदा मिलता है। और जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं दैट इज लाइकेन, ये हम लाइकेन कहते हैं इन्हें। अब आते हैं अगले सवाल पे। इन अ वुडी डाइकॉट ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू? कौन सा इसमें प्राइमरी टिश्यू होगा? जो प्राइमरी टिश्यू होगा दैट इज फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। बहुत ही सीधा सा सवाल है ये फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो फ्लावर्स, फ्रूट एंड लीव्स जो प्राइमरी टिश्यूज के फॉर्म पे देखने को मिलता है। Which of the following is not a hereditary disease? Hemophilia, cretinism, cystic fibrosis and thalassemia. तो इसमें से कौन सा हेरिडिटरी डिजीज नहीं है? जैसे कि बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हीमोफीलिया एक हेरिडिटरी डिजीज है, ये भी तो आंसर होगा क्रेटिनिज्म, क्योंकि क्रेटिनिज्म किससे होता है? क्रेटिनिज्म एक तरह का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। सो क्रेटिनिज्म एक तरह का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, विच इज नॉट अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। विच द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल्स? एवोल्यूशन में हम लोग डेटिंग ऑफ फॉसिल्स अब आज के डेट पे तो नहीं बताए, लेकिन ये एक टाइम पे हम पढ़ाया करते थे, टाइम पे हम लोग इससे डिस्कस करते थे, क्वेश्चंस आते भी थे, यही उसका प्रूफ है। तो इसमें से कौन सा डेटिंग ऑफ फॉसिल्स के लिए यूज रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट किया जाता था? सो रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, यूरेनियम लेड मेथड, दीज आर ऑल हाफ लाइफ पीरियड से देखते हैं। यूरेनियम लेड मेथड, पोटेशियम आर्गन, रेडियो कार्बन मेथड। सो इनमें से जो सबसे अच्छा माना जाता था वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड माना जाता था। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। ओके, अब आते हैं इसके बाद। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन। अगेन ये एक ऐसा सवाल है जो एनवायरमेंट जैसे चैप्टर से आए हुए हैं, लेकिन अब ये सवाल जो है वो नहीं इंपॉर्टेंट है। आपके जनरल नॉलेज के लिए अगर बताना है तो मैं बता देती हूँ कि ये पोलराइज के लिए है, लेकिन आज के डेट पे इन सारे सवालों का अभी कोई महत्व नहीं है। ये सवाल, ये चैप्टर अभी आपके सिलेबस में नहीं है। वुमेन विथ नॉर्मल विजन बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड marries a colorblind man. Suppose that the fourth child of this couple was a boy. This boy is. ये सवाल बड़ा अच्छा सा है। अब इसके सवाल में क्या होगा, इस थोड़ा सा हमें बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए वुमेन विथ नॉर्मल विजन बट फादर वाज कलर ब्लाइंड, ठीक है, तो हम लेते हैं फादर इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंड फादर, कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है, एंड कलर ब्लाइंड फादर से जो डॉटर आए हैं, द डॉटर इज, कलर ब्लाइंड फादर से जो डॉटर हमें मिले हैं, सो शी इज नॉर्मल।
नॉर्मल डॉटर। ठीक है ना, नॉर्मल डॉटर है क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है वो रिसेसिव कंडीशन के साथ जाती है, तो हो सकता है कि फीमेल कैरियर है। सो फीमेल विल बी अ कैरियर बट नॉर्मल फीमेल। ठीक है, अब हम आते हैं मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन। अब जो है दिस अनदर मैन इज कलर ब्लाइंड, दिस मैन इज कलर ब्लाइंड। तो ये इंसान जो है वो तो कलर ब्लाइंड है। अब इनकी बीच में शादी हुई और जो बच्चे हैं, सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड ऑफ दिस कपल इज अ बॉय, तो अब इनके बच्चे जो है इनके बारे में अगर हम देखें तो क्या क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। गर्ल चाइल्ड, वन गर्ल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अनदर गर्ल चाइल्ड विल बी कैरियर। एक गर्ल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड होगी, दूसरी जो है वो कैरियर होगी। ठीक है, एक हो गई कैरियर फीमेल, दूसरी हो गई कलर ब्लाइंड फीमेल। ठीक है, अब आते हैं लड़कों पे। तो अगर लड़कों का अगर हम देखें तो एक तो लड़का नॉर्मल होगा, ठीक है, और दूसरा लड़का कलर ब्लाइंड होगा। 50% प्रोबेबिलिटी कि ये लड़का नॉर्मल होगा या कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, नॉर्मल मेल, क्योंकि अगर इसके साथ जाता है ये वाई क्रोमोसोम, तो नॉर्मल मेल एंड वन कलर ब्लाइंड मेल विल बी देयर। ठीक है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से ये पेडिग्री आगे बढ़ रही है। ओके, अब आते हैं वापस इसी सवाल पे। मस्ट हैव नॉर्मल कलर विजन। ओके, मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल विजन। ओके, बहुत सही सा आंसर है ये। विल बी पार्शियली कलर ब्लाइंड सिंस ही इज हेटेरोजाइगस फॉर द कंडीशन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। एंड मस्ट बी कलर ब्लाइंड, ये भी हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते। वो श्योरली कलर ब्लाइंड होगा या श्योर विल हैव क्लियर विजन, कलर विजन, ये हम नहीं बोल सकते हैं। मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल विजन, तो दूसरा वाला इसका आंसर होगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा आपका पेडिग्री एनालिसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये आपको अगले साल सवालों में भी किसी न किसी फॉर्म पे दिख जाए, तो इन सारे सवालों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि इन्हें कैसे सॉल्व करना होता है और किस तरह से ये हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दूसरा रहा और ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन हमने किया है। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, इन सारी चीजों का पूरा पीडीएफ आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, इस पूरे वीडियो के साथ आपके डिस्क्रिप्शन पे कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको सारा सवाल यहीं पे मिल जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। कैसे ह्यूमन प्रोटीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के बदौलत या जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से हम किसी भी बैक्टीरिया में या किसी भी प्लांट में या किसी भी इधर उधर की जगह पे हम ग्रो कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया, ह्यूमन क्रोमोसोम्स कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो बच्चों मुझे जहां तक लग रहा है आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल 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 ही पता है, ऑलमोस्ट मैंने इंडिकेट कर ही दिया है कि जेनेटिक कोड तो यूनिवर्सल है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे ह्यूमन हो या चाहे प्लांट हो। तो जब कोड ही यूनिवर्सल है, हम इधर से उधर ही जीन मूवमेंट कर सकते हैं। आंसर विल बी द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। Which of the following substances, if introduced into the bloodstream, would cause coagulation of blood at the site of its introduction? मतलब जहां पे इसे इंजेक्ट किया इमीडिएटली वहां पे ये जो है ब्लड स्ट्रीम को इमीडिएट क्लॉट कर देंगे।
Which of the following substances, if introduced into the bloodstream, would cause coagulation of blood at the site of its introduction? हमारे पास अब हम जो डिस्कस करते हैं ब्लड कोagulation का जो मैटर, वो बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही संक्षिप्त हो चुका है, बहुत ही कम बताते हैं हम आजकल, लेकिन पहले बहुत डिटेल में एक एक फैक्टर्स के साथ बताया जाता था, तो ये उसी में से है। लेकिन ये एंटीकोगुलेटिंग फैक्टर्स आपके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये सवाल है तो इंपॉर्टेंट। तो कौन सा होगा इसका आंसर? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करते हैं, जहां पे ही होता है वो इमीडिएटली कोagulation ऑफ ब्लड को इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। ब्लड कोagulation इमीडिएटली उसी जगह पे टिश्यू पे ही स्टार्ट होता है बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब आते हैं द वर्ल्ड्स हाईली प्राइज्ड वूल, ये तो बच्चों एकदम हट गया है सिलेबस से, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर से है, पश्मीना का कहां से ये सबसे अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है तो उस हिसाब से मैं आंसर बता दूं, ये एक तरह के गोट से, बकरी से मिलता है। खैर अभी तो इसे अब कोई हमें जरूरत नहीं है जानने की, अगले सवाल पे जाते हैं। Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because primary fixation of CO2 is mediated by PEP phosphoenol pyruvate carboxylase, effective pumping of CO2 into the bundle sheath of cells. 4 carbon acids are the primary initial CO2 fixation products. Rubisco in C4 plants has higher affinity for CO2. Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2, ठीक है, less limited by atmospheric CO2 level because, क्यों? क्योंकि photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 level because effect pumping of CO2 into bundle sheath of cells. ये भी ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है, एंड हो सकता है कि आपको इस साल ये सवाल भी मिल जाए। तो फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट में रिलेटिवली लेस लिमिटेड है बाय एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल से, क्योंकि वो इफेक्टिवली पंपिंग ऑफ CO2 को बंडल शीट में कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एक्शन ऑफ द autonomous nervous system, action of the autonomous nervous system, one of the examples of the action of autonomous nervous system. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट CNS तक ही हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर हमें पता होना है, क्योंकि ये सवाल बहुत टफ नहीं है और हो सकता है फ्रॉग में और अदर पार्ट्स में ये आपको पूछ लिया जाए। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक्शन इनमें से कौन सा है? नी जर्क रिफ्लेक्स, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये तो नहीं हो सकता है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, स्वॉलोइंग ऑफ फूड, तो ये तीनों जो है वो एक तरह के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म से ही हो रहा है। जो नहीं हो रहा है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, वो है इनमें से तीसरा ऑप्शन पेरिस्टालसिस, क्योंकि पेरिस्टालसिस इज द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो हर एक हॉलो ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब या किसी भी अलग जगह पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से ही हो रहा है। सो पेरिस्टालसिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। What stage of the cell cycle are histone proteins synthesized in a eukaryotic cell? तो यूकैरियोटिक सेल के किस सेल साइकिल के पार्ट में हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं? सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज में सारी चीजों का सिंथेसिस हो रहा है, टीलोफेज, G2 या ये हो नहीं सकता है। किस स्टेज पे हिस्टोन प्रोटीन्स या किसी भी चीज का सिंथेसिस होता है? दैट विल बी द सिंथेटिक स्टेज और ड्यूरिंग द एस फेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको अगली बार पूछ ले, तो बच्चों इन्हें याद करके रखो। During transcription, holoenzyme RNA polymerase binds to a DNA sequence. ठीक है, during transcription, holoenzyme RNA polymerase binds to DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at the point. What is the sequence called? ये बहुत ही अच्छा है और हाँ बहुत सिंपल सा भी आंसर है। इस साल ये हो भी सकता है आपका सवाल हो, ये आपके सिलेबस और आपके अकॉर्डिंग का ही सवाल है।
तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, थोड़ा सोच लो बच्चों। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज को हम देखें, बाइंड्स टू अ डीएनए सीक्वेंस, और वो एक सैडल लाइक स्ट्रक्चर की तरह इस सीक्वेंस को यूज करते हैं, तो इसको हम आंसर क्या देंगे, द आंसर विल बी टाटा बॉक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये लग तो रहा है कि बहुत बड़ा सा 3 लाइन का इतना बड़ा सारा चीज है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा सवाल है, टाटा बॉक्स। ठीक है। The main organelle involved in modification and routing of newly synthesized proteins to their destination. और न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है? जैसे कि आप लोगों को पता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे हो रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली कंप्लीट होते हैं राइबोसोम्स में, और ये राइबोसोम्स प्रेजेंट भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो राइबोसोम से निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरे पैकेजिंग के साथ ये बाहर आते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू तो होती है न्यूक्लियस से फिर वो इंफॉर्मेशन आके सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम में वो एक पॉलीपेप्टाइड से जुड़ के पूरा बड़ा सा एक प्रोटीन बना, एक स्ट्रक्चर बना, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से निकल के और बाहर आ जाता है आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो इट इज द राइबोसोम प्रेजेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बाहर आ रही है। सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। अब आते हैं अगले सवाल पे। डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू, ये मेरा बहुत ही एक फेवरेट सवाल है। तो इसका आंसर अब क्या होगा? A reduction in hemoglobin content of blood, reduction in stem cell production, loss of antibody mediated immunity, loss of cell mediated immunity। अब आते हैं थाइमस पे। तो थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है, थाइमस इज एन ऑर्गन जो क्या कर रही है? थाइमस इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। थाइमस एक तरह का इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है। इट इज एन ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, इट इज अ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये। बोन मैरो एंड थाइमस दे आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जब ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन थाइमस प्रेजेंट है, तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन थाइमस यहाँ पे एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए एंटीजन को तैयार किया जाता है, और वो एंटीजन यहाँ पे तैयार होने के बाद वो आगे स्पेसिफाइड एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये ह्यूमरल सेलुलर दोनों तरह के एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट प्राइमरीली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आंसर लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगा। बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है थाइमस। ठीक है, ओके। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, मुझे पता है कि कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स में आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो भी रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स या टॉपिक को भी इन सारे पीवाईक्यू सीरीज के साथ डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो इससे आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर भी, पीवाईक्यू भी। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। अब आते हैं जिसमें है which of the following depresses brain activity and produces feeling of calmness, relaxation and drowsiness। ठीक है, calmness, relaxation and drowsiness। तो इनमें से कौन से चीज से calmness, drowsiness, relaxation होती है? वैलियम, हाशिस, एम्फेटामिन अगर हम देखें तो ये सारे स्टिम्युलेटरी एक्टिविटी में आते हैं। मॉर्फिन जो है एक लौता है मॉर्फिन जिसमें अपने आप ही कामनेस की कैपेसिटी होती है। मॉर्फिन का तो इंजेक्शन भी दिया जाता था पहले किसी भी सर्जरी के बाद। तो मॉर्फिन इज द मोस्ट पोटेंट पेन किलर। आज के डेट पे भी मॉर्फिन को सबसे पोटेंट पेन किलर के तौर पे हम मानते हैं। सो मॉर्फिन इज द मोस्ट पोटेंट पेन किलर। अब आते हैं, दिस विल बी द आंसर,
Why is vivipary an undesirable character for annual crop plants? ये एक सवाल जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए। ये चैप्टर सीड डोमेंसी या सीड जर्मिनेशन वाला अभी आपके सिलेबस में तो है नहीं। मैं अगर आप चाहो तो आपके लिए मैं ये आंसर बता देती हूँ। द आंसर विल बी द सीड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट सीजन। सो इसी वजह से ये विविपेरी नहीं प्रेफर करती हूँ, बट इस सवाल को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। There are two opposing views about origin of modern man. ठीक है, तो ये क्या क्या व्यूज है? According to one view, Homo erectus in Asia were the ancestors of modern man, and study of variation of DNA, however, suggested African origin of modern man. What kind of observation of DNA variation could suggest this? किसी ने कहा कि एशिया से आए हैं, किसी ने कहा कि अफ्रीका से आए हैं। तो ये किस चीज को, इस चीज को हम कैसे साबित करें कि एशिया से आए हैं कि अफ्रीका से आए? इसमें क्या डीएनए वेरिएशन दिखा होगा जिसके वजह से मॉडर्न मैन को हम इस तरह से पूछ रहे हैं? ग्रेटर वेरिएशन इन एशिया देन अफ्रीका, सिमिलर वेरिएशन इन अफ्रीका एंड एशिया, वेरिएशन ओनली इन एशिया एंड नो वेरिएशन इन अफ्रीका, ग्रेटर वेरिएशन इन अफ्रीका देन इन एशिया। डीएनए जो चेंज हुआ है, ये जो होमो इरेक्टस का डीएनए चेंज हुआ है, क्या हम अब भी होमो इरेक्टस जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, हम होमो इरेक्टस से बदल के काफी और जगह पे आ गए हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं, या साइंटिस्ट ये क्यों कहते हैं कि हम अफ्रीकन ओरिजिन से आते हैं? क्योंकि ग्रेटर वेरिएशन इन एशिया मतलब हमारा जो डीएनए कंटेंट है वो ज्यादा सिमिलर है अफ्रीकन ओरिजिन में देन इन एशिया। एशिया में वो ज्यादा वेरिएशन हुआ है कंपेयर टू अफ्रीका। अफ्रीका के जितने भी होमो इरेक्टस के हमने जितने भी जानकारी लिए, जो उनका डीएनए कंटेंट है अफ्रीकन ओरिजिन का, तो अफ्रीकन ओरिजिन में कम वेरिएशन मिला देन एशियन ओरिजिन। सिमिलर वेरिएशन नहीं हो सकता क्योंकि सेम नहीं दिख रहे। वेरिएशन ओनली इन एशिया और नो वेरिएशन इन अफ्रीका, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि चेंज तो हुआ है। जो होमो इरेक्टस से आज के डेट पे होमो सेपियंस में कन्वर्जन हुआ है उसमें डीएनए चेंज तो हुआ है। हम होमो इरेक्टस जैसे कैरेक्टर्स नहीं रखते हैं, लेकिन ये वेरिएशन, नो वेरिएशन इन अफ्रीका तो हो नहीं सकता है और ओनली इन एशिया ये हो नहीं सकता है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ग्रेटर वेरिएशन इन अफ्रीका ये नहीं हो सकता है, फिर तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज एशिया। ग्रेटर वेरिएशन दिखाता है डीएनए का कंपेयर टू अफ्रीका, इसीलिए अफ्रीका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ है। ये बस एक स्टेटमेंट का छल है, ये बस एक स्टेटमेंट का इफेक्ट है जिससे तुम्हें लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि हमने देखा अफ्रीका है या हमने देखा एशिया है, कौन ज्यादा सिमिलर है आज के डेट पे? कौन ज्यादा सिमिलर होगा? जिसके साथ हमारा डीएनए मैच कर रहा है वो सिमिलर होगा, तो जिसके साथ मैच कर रहा है वो अफ्रीका है। जिसके साथ ज्यादा वेरिएशन है मतलब बदलाव है तो वो एशिया है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। घबराना है ऐसे तरह के सवालों से, ये बस आपको भ्रमित करते हैं, ये बस आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते हैं और कुछ भी नहीं होता ये। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज? नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, variations can occur among members of a species, gene flow does not occur between the populations of a species, and each species is reproductively isolated from every other species. So which of the following is not true for a species? Gene flow does not occur between the populations of a species. अगर ये हम देखें तो आंसर क्या होगा? जीन फ्लो नहीं होता है पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज में। ठीक है, जीन फ्लो नहीं होता है, जीन फ्लो नहीं होता है, जीन फ्लो नहीं होता है। जीन फ्लो मतलब क्या होता है? जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन। अब अगर एक जगह पे स्पीशीज पूरा बन गया है तो स्पीशीज में, जैसे पूरे ह्यूमन स्पीशीज में एक जगह से दूसरी जगह जीन फ्लो कैसे होगा? इंडियन पॉपुलेशन अगर हम देखें एक जगह से दूसरी जगह जीन फ्लो कैसे होगा? जीन फ्लो दो अलग पॉपुलेशन, तो अलग स्पीशीज को बनाने के लिए होता है। एक ही स्पीशीज के अंदर पॉपुलेशन में जीन फ्लो नहीं होता है, सो इट इज नॉट ट्रू। वेरिएशंस अकर अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, हो सकता है वेरिएशन हो। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड,
इंटरब्रीड मतलब दूसरे स्पीशीज के साथ भी ब्रीडिंग कर सकते हैं एंड अपने आप में भी इंटरब्रीड कर सकते हैं। ईच स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीशीज, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ही। सो इसमें से जो आंसर सही नहीं है, नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज, कि इनके बीच में जीन फ्लो नहीं होता है। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज। जीन फ्लो नहीं होगा। जीन फ्लो मतलब क्या होता है? जीन फ्लो मतलब जैसे कि हम जानते हैं देयर कैन बी इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ये सारी चीजें आती हैं जीन फ्लो में, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। अब आते हैं अगले सवाल पे। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR हैज दी फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या होगा इसका आंसर? 400 to 700 नैनोमीटर। उस जमाने में भी बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, थोड़े बहुत घूमे हुए क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो बहुत सिंपल से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया। Hemophilia is more commonly seen in human males than in human female. क्यों? क्यों ये हीमोफीलिया मेल्स में ज्यादा दिखाई देते हैं कंपेयर टू फीमेल? इसका आंसर क्या है? डिजीज इज ड्यू टू वाइलिंट, ड्यू टू एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अच्छा, वाइलिंग रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स डाई। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हुआ? is due to X-linked recessive mutation। अगेन एक सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल है एनसीईआरटी का। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड। बाप रे, इससे इजी और इससे सही सवाल मुझे नहीं लगता और भी कुछ होता होगा उस टाइम का। मुझे लग रहा है सबसे इजी सवाल यही रहा होगा, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है? जैना में। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV दैट प्रिंसिपली अफेक्ट्स, किसे इन्फेक्ट करता है? सो एक्टिवेटर बी सेल, T4 लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी सेल और लिम्फोसाइट्स। नहीं, स्पेसिफिकली T4 लिम्फोसाइट, टी हेल्पर या T4 लिम्फोसाइट। T4 या फिर इसे हम टी हेल्पर TH सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, T4 सेल्स को ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? सवाना, अकेशिया ट्रीज, कोनिफेरस फॉरेस्ट, एवरग्रीन ट्रीज, टुंड्रा, परमाफ्रॉस्ट एंड प्रेरी एपिफाइट्स। शायद अभी ये सवाल बहुत एलिजिबल नहीं है आपके नीट 2026 के लिए, लेकिन तब भी आपके लिए मैं ये बता दे रही हूं कि द आंसर विल बी प्रेरी एपिफाइट्स। एपिफाइट्स ये होगा इसका आंसर। अभी इन सवालों पे ज्यादा वक्त नहीं देते। Which one pair both the plants can be vegetatively propagated by leaf pieces? बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लीफ पीसेस से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कौन सा पेड़, कौन सा पौधा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकता है? ब्रायोफाइलम एंड कैलमको। सो ये हो गया इसका आंसर। ब्रायोफाइलम हम जानते ही है, फेमस है लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए। सो डायरेक्ट क्वेश्चन एक और। 84, Parkinson's disease characterized by tremors and progressive rigidity of limbs is caused by degeneration of brain neurons that are involved in movement control and make use of neurotransmitter। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी के वजह से ये ट्रेमर्स और डैमेज होता है ब्रेन में, जिसे हम पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। रिफ्रेशर्स बच्चों, मैं ये फिर से एक और बात दोहरा दे रही हूँ कि हम पार्किंसंस डिजीज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो ये पार्किंसंस डिजीज और ये सारी चीजें अभी एलिमिनेट हो चुकी हैं आपके किताब से, जहां पे हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका आंसर डोपामीन होता है। ठीक है, woman with 47 chromosomes due to 3 copies of chromosome 21 is characterized by the statement is true। ओहो, हो सकता है इसमें कुछ टाइपो एरर भी आ गया है, कोई नहीं, मैं इसको मिटा देती हूँ। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से
करेक्ट होगा। वुमेन विथ 47 क्रोमोसोम्स ड्यू टू ट्राइसोमी 21, सीधा सीधा सवाल इसका यही है कि ट्राइसोमी 21 से कौन सी बीमारी होती है, और इसमें सोचना ही नहीं है। इट इज कॉल्ड एज द डाउन सिंड्रोम, ठीक है, मोंगोलॉइड इडिया से भी कहा जाता है। सो इट इज डाउन सिंड्रोम जो होता है ट्राइसोमी 21 के वजह से। अब आते हैं अगले सवाल पे। A man and a woman who do not show any apparent signs of a certain inherited disease have 7 children, 2 daughters and 5 sons. 3 of the sons suffer from the given disease but none of the daughters are affected. मतलब Y क्रोमोसोम से जा रहा है ये, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड अगर है तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन है ये। Which of the following mode of inheritance do you suggest for the disease? जब लड़कियों को नहीं हो रही है किसी भी हालत में और लड़कों को हो रही है तो that means it is X-linked recessive condition, ठीक है, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो लड़कियों में भी ये दिखता, लड़कों में भी होता तो लड़कियों में भी होता, और अगर हम देखें एक्स लिंक्ड रेसेसिव है या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, सिर्फ इसी कंडीशन पे हो सकता है लड़कियों को दिख नहीं रहा है, मे बी द फीमेल्स आर कैरियर्स, सो द आंसर विल बी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। एट विच लैटिट्यूड हीट गेन थ्रू इन आइसोलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो बच्चों ये सवाल भी अभी आपके सिलेबस से जा चुका है तो इस पे भी हम ज्यादा समय खर्च नहीं करते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। इन अ मैन एब्ड्यूसेंस नर्व इज इंजर्ड, क्या होगा? एब्ड्यूसेंस नर्व भी अब सिलेबस में नहीं है, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। तो आते हैं अगले सवाल पे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गिव राइस गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन। जब ह्यूगो डी व्राइस काम कर रहे थे एवोल्यूशन के लिए, अपने म्यूटेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए, तो वो किस पे काम कर रहे थे, किन चीजों पे वो काम कर रहे थे, कौन से प्लांट पे? सो इट वाज, आंसर इज ओएनोथेरा लमार्कियाना, जिसको कॉमनली कहा जाता है इवनिंग प्रिमरोज प्लांट। सो इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे वो तब काम कर रहे थे और इसी प्लांट पे काम करते करते उन्होंने अपने थ्योरी, जो म्यूटेशन थ्योरी है, उसे निकाला था। जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड इन, तो जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहां पे ये रहता है? जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये रहता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। Patient is generally advised to specially consume more meat, lentils, milk and eggs in diet only when he suffers from. तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है, क्या होने से ये ज्यादा होगा? क्वाशियरकर, which is प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, अगेन ये भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, ये भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है। An important step in the manufacture of pulp for paper industry from the woody tissues of plants is, तो woody tissue of plants में कौन सा चाहिए? Preparation of pure cellulose by removing lignin, remove oils present in the wood by the treatment with suitable chemicals, treatment of wood with chemicals and removal of water from the wood by prolonged heating at approximately 50 degrees. So the answer will be लिग्निन रिमूवल। लिग्निन रिमूव करके ही ये पेपर के पल्प फॉर्म कर सकते हैं। फोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द ट्यूब एंड दैट ऑफ प्लांट, अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड इक्वल्स द अमाउंट ट्रांसपायर्ड। मुझे जहां तक लगता है आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी अपने लैब में कर चुके होंगे, बॉटनी लैब में कर चुके होंगे। Osmotic pressure and root pressure. So the answer is very simple. Amount of water absorbed by amount of water transpired. और ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो हमेशा ही 12th के बच्चों को मैंने देखा है लैब में, बॉटनी लैब में, बायो लैब में करते हुए। सो फोटोमीटर इसी पे आधारित है। अगला सवाल है ability of the Venus flytrap to capture insects is due to rapid tugger pressure changes, passive process requiring no special ability on the part of the plant,
specialized muscle like cells, chemicals. So the answer is rapid turgor pressure changes. रैपिड टर्गर प्रेशर चेंज के वजह से, टर्गर प्रेशर के चेंज के वजह से अचानक से जैसे ही उस पर कोई भी कीड़े मकोड़े कोई भी चीज चलने लगती है, इमीडिएटली ट्रैप कर लेते हैं. Which of the following pairs is correctly matched? The rapid turgor. ओ, मुझे लग रहा है यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया ये, तो ये सवाल अभी हम कर नहीं सकते. According to IUCN Red List, what is the status of red panda? Red panda जिसका साइंटिफिक नेम है Alurus fulgens. Alurus fulgens जो है रेड पैंडा IUCN रेड लिस्ट में अभी किस चीज पे वो आते हैं? क्या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट है या एंडेंजर्ड है? सो इन्हें हम अभी सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट करते हैं. सो रेड पैंडा जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है चाइना में, एंडेंजर्ड स्पीशीज में वो आते हैं. ठीक है. पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग. पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग. हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन abnormal quantities of. अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से फास्टिंग पे है, तो फास्टिंग पे होने के वजह से उनके जितने भी फैट सेल्स वगैरह हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं जो वो ब्रेक डाउन होते हैं टू फॉर्म न्यू ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंड प्रोडक्ट के फॉर्म पे ग्लूकोज तो बनता ही है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें भी बनती हैं जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीटोन बॉडीज. सो कीटोन यूरिन के थ्रू बाहर निकल के आती है. सो पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, मसल या जितने भी प्रोटीन्स है वो ब्रेक डाउन होके कीटोन बॉडीज बनाते हैं. फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड. कौन सा माइक्रोब्स यूज किया जाता है? इसके लिए ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया को यूज किया जाता है. ठीक है. और अब आते हैं अगला सवाल. From the following statements, select the wrong statement. Prawn has 2 pairs of antennae. Millipedes have 2 pairs of appendages in each segment of the body. Correct है. Animals belonging to phylum Porifera are exclusively marine. And nematocysts are characteristics of the phylum Cnidaria. तो ये सारे सवाल, सारे ऑप्शन सही है एक्सेप्ट कि एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पॉरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मरीन, क्योंकि कुछ फ्रेश वाटर स्पंजेस होते हैं जिन्हें हम स्पंजिला कहते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं. तो सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मरीन या सिर्फ मरीन वाटर या सॉल्ट सी वाटर में रहने वाले नहीं है. तो यहाँ पे आज हम 50 सवाल कंप्लीट किए हैं 2005 के क्वेश्चन पेपर का. अगले हफ्ते हम लोग जरूर लेके आते हैं 2006 के सवालों का, और जितने भी आपके अनरिलेटेड क्वेश्चंस होंगे अब वो हटा दिए जाएंगे. जितने आपके रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम आगे और सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए बायोलॉजी सिर्फ एक बहुत ही मजेदार गेम जैसा बन जाए और आपको बस सवाल ही सवाल मिलते रहे. आप बस इतना बायोलॉजी में स्कोर कर लो कि 360 में 360 से नीचे आप कभी लिखो ही नहीं, चाहे वो आपके टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो या चाहे एक्चुअल नीट एग्जामिनेशन, आप हमेशा एकदम ऊंचाइयों तक रहोगे. ऑल द बेस्ट एंड कीप रॉकिंग. थैंक यू एवरीवन.